नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्ज़ाम के लिए अगर कोई स्टडी मटेरियल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, पहले आपको हम यह बता देते हैं। क्योंकि दोस्तों जो आपका सीटेट एग्ज़ाम होता है वह लैंग्वेज के बेस पे होता है। कहने का तात्पर्य है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। बच्चा क्वेश्चन को पढ़ता है, वही कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। इसलिए आप किसी क्वेश्चन को सिर्फ रटने का प्रयास ना करिए कि हम क्वेश्चन को रट लेंगे पास हो जाएंगे। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए कि कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। जब अब आप किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे समझेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे ना कि क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। इसलिए सीटेट में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, आप पास हो जाएंगे। आपको इस चैनल पे दोस्तों 2011 से लेकर जब से सीटेट स्टार्ट हुआ तब से लेकर 2024 तक जो जुलाई में आपका सीटेट एग्ज़ाम हुआ, सब ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा। आज जो पेपर हम सब सॉल्व कर रहे हैं वह पेपर आपका जो 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, 7 जुलाई 2024 का जो आपका सीटेट एग्ज़ाम हुआ था, इसी पेपर को हम सब सॉल्व करेंगे। इसमें हम सब सबसे पहले सीडीपी के 30 क्वेश्चन थे उसको कवर किए थे। आज हम सब जो आपके ईवीएस के 30 क्वेश्चन हैं इसको हम सब कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको इस चैनल पर सभी सीटेट की सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। तो आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से ईवीएस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। ईवीएस में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेरियोडोलॉजी से और 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कंटेंट से। यहाँ से पहला जो क्वेश्चन है, करें प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है, सबसे उपयुक्त कारण है। दोस्तों किसकी बात करें, प्राथमिक स्तर पे बात करें। पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी ऑप्शन है। इसमें जो कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन है ईवीएस विषय वस्तु, ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। सेकंड है यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। थर्ड है छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करने में मदद करता है। लास्ट है एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक है। ये तो हो गया आपके जो कुछ कारण दिए गए हैं। अब जो ऑप्शन है, ऑप्शन हम देखते हैं, कह रहे हैं सी और डी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और बी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए और डी सही है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, इसमें सही है। इसमें ए सही है और बी सही है। ए क्या कह रहे हैं कि ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। और जो सेकंड है यह समग्र समझ को विकसित करने में मदद करता है। ये दोनों ऑप्शन सही हैं, बाकी ये दोनों गलत हैं। कह रहे छात्रों और शिक्षकों को बोझ कम करने में मदद करता है, तो ये गलत है। एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक होता है, ये भी गलत है। तो दोस्तों जो आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका क्वेश्चन का जो भी आप जिस भी क्वेश्चन का जवाब दें, आप जो बालक होता है उसे केंद्र में रख के जवाब दें। आपको कभी भी बालक के खिलाफ जितने भी ऑप्शन होंगे वह आपके ऑप्शन गलत होंगे। बालक के पॉजिटिव में जितने भी ऑप्शन होंगे वही आपके ऑप्शन राइट होंगे। इसलिए बालक के खिलाफ जो भी ऑप्शन हो वह ऑप्शन आपका गलत होगा। अगला जो क्वेश्चन है, करें एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों ताकि वे अपनी देखभाल कर सकें, यौन उत्पीड़न का शिकार न हो। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है। अब इसमें दोस्तों आपको कौन सा कदम आपको उठाना चाहिए। पहला ऑप्शन है उन्हें पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताएं। सेकंड है उन्हें अजनबियों से दूर रहना सिखाएं। थर्ड है दोस्तों गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें। फिर लास्ट है छात्रों के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करें। इसमें दोस्तों कह रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको जो कि जागरूक करें कि कोई अगर आपसे अनजान आदमी मिल जा रहा है उससे कैसे हमको बचना है, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में जानकारी देना है। आप उन्हें किस तरीके से सिखाएंगे,
क्या उन्हें जो एक्ट है इसके बारे में बता देंगे वो समझ जाएंगे? दोस्तों ऐसा नहीं है। आप कोई चीज़ प्रैक्टिकल करके बताना और कोई चीज़ सिर्फ थ्योरी बता देना, दोनों में अंतर होता है। जब बच्चा प्रैक्टिकल करके कोई चीज़ सीखता है, अन्वेषण विधि के द्वारा सीखता है, तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। आप आइए ब्लैक बोर्ड पे लिख के चले जाइए समझा के, बच्चा सीख जाएगा? नहीं सीखेगा। पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उन्हें अजनबियों से दूर रहना सिखाएं। ऐसा नहीं दोस्तों, सभी अजनबी खराब होते हैं। अगर आप ऐसा सिखा देंगे बच्चों के से जितने भी अजनबी हो आप उनसे दूर रहना चाहिए, जिसे आप नहीं जान रहे उससे मत बात करिए। दोस्तों सब लोग एक जैसे नहीं होते, आपको उनको वो चीज़ बताना है जिसमें वो अंतर कर पाएँ कि सही क्या है गलत क्या है। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड है गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें। यही आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। उन्हें बताइए कि अगर आपको कोई टच कर रहा है तो गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, इसके बारे में उनको जागरूक करें, तभी वो समझ पाएंगे। बाकी छात्र कार्यशाला इसे गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें थर्ड है। क्वेश्चन है क्रय रोशनी एक एवीए शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए के लिए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने उनसे यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों के अंकुरण दर में भिन्नता क्यों होती है। वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है। उन्होंने पूछा, बच्चों से पूछा कि सभी जो बीज हैं उनमें अंतर देखा जाता है, कोई बीज जल्दी जाम जाता है, अंकुरित हो जाता है, कोई बीज लेट में होता है, तो इसलिए क्यों होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछने से बच्चे के अंदर कौन सा कौशल का विकास हो रहा है, कौन सा कौशल का आकलन कर रही है। क्या प्रयोग का आकलन, कौशल का आकलन कर रही है, अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना, जांच करना। अब देखिए दोस्तों, कुछ स्टेटेड में जो होता है, कुछ आपके ऑप्शन में किसी में आपको जेड देखने को मिलते हैं, किसी में आपको डी देखने को मिलते हैं, किसी में ए मिलते हैं, किसी में आपको बी मिलते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन आपको देखने के मिलते हैं। किसी में सी देखने को मिलते हैं, किसी में ई देखने को मिलते हैं, या फिर आपको एफ भी मिलेंगे। तो आपको हम आज बता देते हैं इन सब का मतलब क्या होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया था, वह राइट आंसर इसमें डी दिया था, लेकिन डी आपका कौन सा माना जाएगा उसको बता देते हैं। अब डी की बात करें तो डी ऑप्शन माना जाता है दोस्तों जिसमें 2 और 3 सही है, जिसमें 2 और 3 सही है। कहने का तात्पर्य इसमें सेकंड भी ऑप्शन सही है और थर्ड भी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन में। अगर हम सब जेड की बात करें तो जेड मतलब होता है दोस्तों सभी ऑप्शन सही है, मतलब ऑल ऑप्शन सही है। इसके बाद अगर हम सी की बात करें तो सी में 2 आता है, 1 सही है और 4th ऑप्शन सही है। ई की बात करें तो ई में जो आता है 2 आता है और 4 सही आता है, 2 ऑप्शन सही है और 4 ऑप्शन सही है। एफ की बात करें तो एफ में 3 ऑप्शन आता है और 4 ऑप्शन सही आता है। आपके आंसर की में ऐसा देखने को मिलता है, किसी में एफ, किसी में ई, किसी में बी, किसी में सी, किसी में डी, इस प्रकार से रहते हैं। ए की अगर हमसे बात करें तो ए का मतलब होता है फर्स्ट ऑप्शन सही है और सेकंड ऑप्शन सही है। बी का मतलब होता है फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सही है। यह दोस्तों इसका मतलब है, इसको आप जानते रहिए कि आप आंसर के मिला रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थिति क्या है दोस्तों। किसकी सापेक्ष पूछ रहे हैं, तेलंगाना और गुजरात की। तो आपको समझना चाहिए, देखिए दिशा से संबंधित क्वेश्चन जरूर इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप सोचिए तेलंगाना कहाँ है और गुजरात कहाँ है। दोस्तों अब अगर आप मैप में देखेंगे, जो मैप का लास्ट होता है ऐसे होता है ना मैप, तो गुजरात जो आपका हो यहाँ पे स्थित है। गुजरात जो ऐसे भाग होता है ना, यहाँ पे गुजरात है। और तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना यहाँ पे स्थित है। किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है, तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार, इसमें 2 दिशा पूछ रहा है। ये तो तेलंगाना आपका हो गया, तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात किस दिशा में है और बिहार किस दिशा में है। तो यहाँ पे आपका बिहार है, यूपी से जस्ट सटा हुआ बिहार है, तो बिहार आपका यहाँ पे बिहार हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक ग्राफ बना देते हैं, ऐसे दिशा हो गया। अब किस तरफ आपका है आप तुरंत समझ जाएंगे। यह कौन सा दिशा है, गुजरात किस दिशा में जाएगा, गुजरात आपका जाएगा पश्चिम और कौन सी दिशा है, पश्चिम और उत्तर की दिशा में हो जाएगा। तो ऑप्शन हम पहले आपको बता देते हैं। पहला ऑप्शन है उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, सेकंड ऑप्शन है
दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व, थर्ड ऑप्शन है उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, लास्ट ऑप्शन है उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले तो ऑप्शन उत्तर पश्चिम हो जाएगा, क्योंकि यह पश्चिम है और यह उत्तर है। इस तरफ आपका कौन सा दिशा हो गया, उत्तर और पश्चिम हो गया, तो इस तरफ आपका गुजरात हो गया। अगर हम सब बिहार की बात करें, बिहार जो कि यहाँ पे स्थित है और यह इस तरफ होगा, एकदम एग्जैक्ट सीधा नहीं होगा, क्योंकि एकदम इससे बॉर्डर से सटा हुआ नहीं है, क्योंकि उसके पहले आंध्र प्रदेश है, उसके बाद तेलंगाना है, तेलंगाना यहाँ पे है। यह आपका हो गया, ये इस तरफ बिहार हो गया। बिहार किस तरफ चला जाएगा, उत्तर और पूर्व की तरफ। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आपको निकालना समझना पड़ेगा दोस्तों। मैप आप देखिए कौन सा राज्य किस दिशा में है, इसको समझिए आप। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन के उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें दोस्तों। पहले कुछ कथन दिए हैं। शिक्षक डायरी, परियोजना कार्य, चित्र बनाना, चित्र पठन। ऑप्शन पहला है ए बी सी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी सी डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए सी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए बी और डी सही है। इसमें जो पूछ रहा है क्वेश्चन, कह रहे हैं छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल, किसकी बात करें, प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें जो सही है ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बी सही है, सी सही है और डी सही है, लेकिन ए आपका गलत है, शिक्षक डायरी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है। पैमाना क्या है दोस्तों, 1 सेंटी बराबर कितना दिया गया है, 1 से 55 मीटर। इसको अगर आपको हम बताएं, कह रहे हैं किसी केंद्र शासित प्रदेश में मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, पैमाना का माप क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर दोस्तों 1 से 55 मीटर। अब जो पूछा जा रहा है, कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी कितना दोस्तों 19.60 सेंटीमीटर मापता है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग कितना होगा दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको आपको सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को आपको किलोमीटर में बनाना पड़ेगा, किलोमीटर में बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको पहले सेंटीमीटर है, पहले इसको आप मीटर में बनाइए, मीटर में बनाने के बाद आप इसको किलोमीटर में बनाइए, तब आपका आंसर आएगा। आपको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आइडिया। पहले 1 सेंटीमीटर बराबर 1 से 55 मीटर, यहाँ पे 19.7 है दोस्तों ना, 19.7 को आप 1 से 55 से गुणा कर दीजिए। अगर आप 19.7 को 1 से 55 से गुणा करेंगे कितना आएगा, आप करके बताइए तुरंत। तो इसमें दोस्तों आपका समथिंग जो आएगा 3053 के समथिंग आएगा ना, 3053.5 आएगा। तो यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं अभी कितना राइट आंसर आएगा, 3053.5 आएगा। यह क्या आ गया, यह मीटर में हमने कन्वर्ट किया। अब देखिए इसमें बच्चे जो कन्फ्यूज होते हैं, आप यहाँ पे देखिए किलोमीटर में पूछा है, केएम लिखा है, लेकिन यहाँ पे सीएम लिखा है, यहाँ पे एम लिखा है। सबसे जो आपको ध्यान देने वाली बात होगी यही होगा, आपको पॉइंट को ध्यान देना पड़ेगा। इसमें किलोमीटर में आपको बताना है। अब हमारे पास 3053.5 मीटर आ गया, तो आप जानते हैं 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। इसमें कितना है, इसमें आपका 3000 है, 3000 को हम कैसे देख लेंगे, 3000 हम सीधा सीधा समझ ले रहे हैं, 53 को हटा दे रहे हैं, 3000 ही जान रहे हैं, 3000 किलोमीटर है, 3000 मीटर है, 3000 मीटर हो कितना किलोमीटर आएगा, 3 आएगा। फिर यहाँ पे क्या है 53 है, 53 मीटर। हम 53 मीटर को कैसे निकालेंगे, 53 को हम इसमें देख लेंगे, जैसे 53 है तो यहाँ पे पॉइंट हम 05 कर ले रहे हैं, ये आ जाएगा आपका किलोमीटर में। तो ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। इसमें जो कि राइट आंसर था इसको, अब देखिए जो इसमें है, इसमें जब आप 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यही 3.05
0535 ऐसे आएगा, लेकिन आप यही समझते रहिए 3.05। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने के कारण होता है। दोस्तों, जो पर्वतारोही हैं, जो वो ऊंचाई पे चले जाते हैं तो उनके नाक से खून आने लगता है। वो खून आने का कारण क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। सेकंड है रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से कम हो जाता है। थर्ड है रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव के बराबर हो जाता है। लास्ट है अधिक ऊंचाई पर खून रक्त गाढ़ा हो जाता है। अब देखिए, कह रहे हैं खून गाढ़ा हो जाता है, तो ये कोई लॉजिक तो बनता नहीं है। आप ऊंचाई पे जाएंगे तो आपका खून गाढ़ा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। और इसमें जो राइट आंसर होगा फर्स्ट होगा दोस्तों, जो रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। जो बाहरी दबाव होता है उससे ज़्यादा दबाव उसमें हो जाता है, इसलिए जो खून होता है वह नाक से बाहर आने लगता है। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन कीजिए। किसकी बात करें? ऊष्मा की बात करें। ऊष्मा का कुचालक कौन सा क्या होता है? तो इसमें ऊष्मा का कुचालक आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। ऊष्मा का कुचालक होता है जिसमें ऊष्मा न प्रवाहित हो, वही आपका ऊष्मा का कुचालक होता है। ऊष्मा किसमें प्रवाहित नहीं होती है? ऊन में, लकड़ी में, लोहा में। तो लोहा में क्या होता है दोस्तों? ऊष्मा, जो लोहा होता है वह ऊष्मा का सुचालक होता है। तो यह ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। हवा, जल, तांबा, इसमें तांबा भी है दोस्तों, यह भी गलत आपका हो जाएगा। फिर हवा, ऊन, एल्युमिनियम, यह भी गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है ऊन, प्लास्टिक, लकड़ी। तो दोस्तों ऊन में ऊष्मा नहीं, ऊष्मा कुचालक होता है, प्लास्टिक में भी और लकड़ी में भी। ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। वह अपने छात्रों को कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है। अब इसके बारे में अगर आपको हम बताएं, जैसे एक टीचर है, वह किसी पाठ को पढ़ाना चाह रहा है। पढ़ाने से पहले उनको, जैसे हमको कल चैप्टर को शुरू करना है, बच्चों को आज ही काम दे दिए कि बच्चों आज जाना, आप इसके बारे में पता करके आना, ये क्या है। तो बच्चे जाएंगे, अपने घर वालों से पूछेंगे, देखेंगे, खुद से आकलन करेंगे, तो समझेंगे कि अगर बीज का अंकुरण के बारे में हमारा पाठ है, हमने उनको टास्क दे दिया, इसके बारे में आपको पता करके आना है, तो कुछ थोड़ा बहुत तो पता ही करेंगे। पता करके आएंगे तब टीचर उनसे पूछेगा, बच्चे जब बताएंगे फिर टीचर चैप्टर शुरू करेगा, तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि बच्चे ने उनके बारे में वो सीख लिए हैं। आप थोड़ा सा हिंट दे देंगे तुरंत समझ जाएंगे। ऐसा कराने का जो मूल उद्देश्य क्या है, इस तरीके से बच्चे के अंदर कौन सा कौशल का विकास होगा, वह कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रहा है, उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, पहले कारण है दोस्तों, चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें। सेकंड है अनुमान करेंगे अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे। थर्ड है निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें। फोर्थ है दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें। अब इसमें जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी, सी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए, बी और सी सही है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बी सही है और डी सही है। बी, सी और डी सही है, लेकिन इसमें फर्स्ट ऑप्शन गलत है, चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें, यह गलत है, बाकी ये सब सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधों की एक प्रजाति यक्ष है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के वायु भाग में ही पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? ऑप्शन पहला है प्रचुर, सेकंड ऑप्शन है विदेशी, थर्ड ऑप्शन है स्थानिक, लास्ट ऑप्शन है विलुप्त होने के कगार पे है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि पौधे की एक प्रजाति यक्ष है जो बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है, बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है, लेकिन यह पूरे विश्व में
किसकी बात कर रहे हैं? जो कि पूरे विश्व में भारत के कुछ ही इलाकों में पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? जैसे अभी आपको हम उदाहरण लें, जैसे यूपी हो गया, हम कहें कि यह ऐसा एक पौधा है जो कि यूपी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन सिर्फ यूपी में ही पाया जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यूपी में ही पाया जाता है, या फिर यूपी में ही पाया जाता है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? ऑप्शन है प्रचुर मात्रा में, या फिर विदेशी, या फिर स्थानिक, या फिर विलुप्त होने के कगार पर। अब देखिए, प्रचुर मात्रा में तब आप कह सकते थे जब हर जगह पाई जाए, तभी तो आप कहेंगे ना प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अब विदेशी नहीं दोस्तों, यह स्थानिक है। क्या है दोस्तों? स्थानिक है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहे हैं ईवीएस में पर्यावरण अर्थात, पहला कथन है मानव निर्मित पर्यावरण, सेकंड है प्राकृतिक पर्यावरण, थर्ड है सामाजिक पर्यावरण, लास्ट है सांस्कृतिक पर्यावरण। ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए बी सी और डी सही है। तो इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें फोर्थ सही है, चारों ऑप्शन ये सही है। ईवीएस पर्यावरण अर्थात ये सब यही सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। किसकी बात करें? हाथियों के बारे में आपको बताना है जो कथन आपका सही नहीं है। आपको हमने थ्योरी क्लास में बताया था ना कि हाथियों के बारे में, हाथी किस प्रकार से रहते हैं, एक दिन में कितना कुंतल पत्ते खाते हैं, उनका बच्चे का वजन कितना होता है, और वह समूह में कैसे रहते हैं, समूह का नेतृत्व कौन करता है। हाथियों के बारे में हमने बहुत विस्तारपूर्वक से आपको बताए हैं। उन्हीं के बारे में जो गलत है वही बताना है आपको। पहला ऑप्शन है हथनियाँ झुंड में रहती हैं, पहला ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन है एक झुंड में 20-25 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। थर्ड ऑप्शन है हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। फोर्थ ऑप्शन है 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं। हाथियों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है तो ऑप्शन इसमें सेकंड है दोस्तों। एक झुंड में सिर्फ 20-25 हथनियाँ ही रहते हैं और उनके बच्चे ही रहते हैं, तो ये गलत है दोस्तों। इसमें हथनी और हाथी और उनके बच्चे सभी रहते हैं, सिर्फ हथनी ही नहीं रहती हैं। ऑप्शन सेकंड इस गलत है और यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधियों छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करता है। वे हैं कौन से हैं दोस्तों? कथन है पहले, कुछ कारण दिए गए फिर आंसर दिया गया है। स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना, सेकंड है स्थानों की दिशाओं को समझना, थर्ड ऑप्शन है प्रतीकों और पैमानों को समझना, लास्ट है पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखण। पहला ऑप्शन है ए बी सी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी सी ओ डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए सी ओ डी सही है, लास्ट ऑप्शन है बी और सी सही है। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ए सही है, बी सही है और सी सही है, लेकिन डी गलत है। पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप आरेखण, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। करें आपका घर यहाँ पे स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। मान लीजिए यहाँ पे अभी मान रहे हैं आपके घर से विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। यहाँ से आपको सीधा विद्यालय जाने के लिए कोई भी सड़क नहीं है, सड़क नहीं है। अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो यक्स के ठीक ऊपर उत्तर में लगभग 1 से 25 मीटर है। अब देखिए अगर आपको हम मैप ही बना के बता दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपका यक्स है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए हम समझ ले रहे हैं जो कि दोस्तों उत्तर की तरफ है। यक्स का उत्तर यही हो जाएगा जो कि कितना दूरी है दोस्तों, यह आपका 1 से 25 मीटर है दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 75 मीटर की दूरी पर है। किस तरफ है दोस्तों? आप बी पे जाते हैं जो कि एक किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। पश्चिम कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा। यह क्या है? यह बी है। एक दूरी इसकी कितनी है? इसकी दूरी 75 है। इसके बाद कह रहे हैं
फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में लगभग 150। अब आप सी पे जाएंगे। सी पे जाने के लिए आपको किस दिशा में जाना पड़ेगा? उत्तर में जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखें लिखा है बी के ठीक उत्तर में लगभग 150 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे आपको हम बी के बाद बता दे रहे हैं, या बी हो गया। यहाँ से आप 150 मीटर जाएंगे, मीटर दूरी पर हैं। यहाँ पे आप पहुँच गए। उसके बाद कह रहे हैं, अब यहाँ पे समझते रहें कि आप यहाँ पे हैं। इसके बाद करें, और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुँच जाते हैं जो सी के ठीक पूर्व में 75 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब यहाँ से आप सी पे जाते हैं। अब विद्यालय जो आपका वाई अपने विद्यालय पर पहुँच जाते हैं जो सी के ठीक पूर्व में है। दोस्तों यहाँ पे सी पे हम पहुँचे थे, यहाँ से पूर्व इस तरफ हो जाएगा, कितना दूरी हो जाएगा? 75 हो जाएगा। कितना? 75 आप फिर आ गए, मीटर दूरी पर हैं। वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष यक्ष पर आपके घर की दिशा क्या है? दोस्तों घर की सही दिशा बताना है। यहाँ पे आपका विद्यालय हो गया और आपका घर किस तरफ है? इस तरफ है। ऑप्शन कह रहे हैं ठीक उत्तर की दिशा में, ठीक दक्षिण की दिशा में, ठीक पश्चिम की दिशा में, ठीक पूर्व की दिशा में। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आप यहाँ पे पहुँचे हैं और आपका घर यक्ष पे है। किस दिशा में है? ठीक आपका दक्षिण दिशा में आपका घर है। ऑप्शन इसमें आपका सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सलीम और राजी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता। दोनों को निम्नलिखित में से क्रमशः किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? एक तो सलीम है जो कि सिर्फ बाहर का खाना खाता है, और एक जो कि राजू है वह सिर्फ घर का ही खाना खाता है, लेकिन वह पत्तेदार सब्जियों को नहीं खाता, पालक को नहीं खाता। तो वह किस प्रकार से विकार से ग्रसित हैं, विकार से पीड़ित हो सकती हैं? आपको हम विकार और बीमारी में अंतर बता देते हैं। विकार होता है दोस्तों कुछ दिन के बाद सही हो जाता है। जैसे आज हमको किसी चीज़ को लेकर विकार है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि हमको हर समय यह विकार रहे। विकार समय हो जाता है, लेकिन बीमारी जल्दी नहीं ठीक होती है। तो अंतर दोनों में होता है। ये करें स्कर्वी और अनीमिया से। सेकंड ऑप्शन है क्वाशियोरकर और अनीमिया से। थर्ड ऑप्शन है मोटापा और अनीमिया से। लास्ट ऑप्शन है पेलेग्रा और अनीमिया से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मोटापा और अनीमिया से ग्रसित हैं। ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। दोस्तों किससे बना है? मिश्र धातुओं से बना है। पहला ऑप्शन है ब्रांस ब्रांज लिथियम। सेकंड है मैग्नीशियम एल्युमिनियम स्टील। थर्ड ऑप्शन है स्टील ब्रांस टिन। लास्ट ऑप्शन है स्टील ब्रांस ब्रांस। तो किससे बना हुआ है? मिश्र धातुओं से बना हुआ है। कौन सा धातु? इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, दोस्तों एक मिनट, इसमें राइट आंसर आपका फोर्थ होगा दोस्तों, स्टील होगा, ब्रांस होगा और ब्रांज होगा। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अभिकथन है दोस्तों, कह रहे ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में कहानियों और आख्यानों का उपयोग किया गया है। कारण है उद्देश्य है कि बच्चों के संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानी के में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। पाठ्यपुस्तकों में बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। ये दोस्तों एकदम सही है। जो कहानियाँ होती हैं बच्चों, जो प्राइमरी के बच्चा होता है उसमें जो बुकें चलती हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कहानियों के माध्यम से ही सिखाया जाता है, क्योंकि दोस्तों कहानियों के ज़रिए से बच्चा बहुत जल्दी सीखता है और बहुत जल्दी उसे समझ जाता है। जैसे उसे किसी बुक में कोई कविता होती है, कविता आप एक बार बता दीजिए बच्चा खुद ही रट डालेगा, आपको हर समय वही गाता रहेगा, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार। इस तरीके से बहुत चीज़ समझ जाता है। इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा किस्सा कहानी के माध्यम से सिखाया जाता है। ये दोनों ही ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन पहला ऑप्शन जो है अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। कारण अभिकथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं।
पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं दोस्तों। पृथ्वी के आयतन में क्या होते हैं? 1% प्रॉपर्टी और स्क्वायर फोर बी ऑप्शन है कथन है दोस्तों। 84% मेटल और सी है 15% क्रूड। तो ऑप्शन आपका होता है ना, पहला ऑप्शन है कह रहे हैं ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए बी और सी सही है। तो करेक्ट आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा ए सही है, बी सही है, सी सही है। तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। 1% प्रोबेबिलिटी बी 84% मेंटल और 15% क्रूड शामिल है। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कथन कारक से संबंधित है। कह रहे निम्नलिखित अभिकथन ए तथा कारक आर को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए है अल्बरूनी इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की दोस्तों। इसके बाद है कारण आ रहा है यात्रियों से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें कह रहे हैं कि जो अल्बरूनी है और इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। अब भारत से नहीं दोस्तों, बल्कि वे लोग भारत की यात्रा किए थे, ना कि भारत से दूसरे देश की यात्रा किए थे। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। और सेकंड है यात्रियों से लोगों को एक दूसरे के विचारों के जानने का अवसर मिलता है। यह सही है दोस्तों। जब हम यात्रा करते हैं तब हम वहाँ जैसे हम कहीं चले गए, दूसरे राज्य में चले गए, दूसरे देश में चले गए, वहाँ के लोगों को जो शैली है, बोलने की शैली है, रहने की शैली है, इसकी जानकारी हमको मिलती है। ऑप्शन इसमें ए सही है, बी गलत है। कौन सा? इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, ए गलत है, किंतु आपका आर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता? ऐसे प्रश्न कह रहे हैं कि एक शिक्षिका ने छात्रों से पूछा, बच्चों बताओ क्या होता अगर जितने भी पक्षी हैं सबको एक स्थान पर एक साथ मार दिया जाता है, क्या हो सकता है? ऐसे प्रश्न जब कोई टीचर बच्चों से पूछे तो इसका क्या मतलब हो सकता है? ऑप्शन है अभिसारी, सेकंड ऑप्शन है काल्पनिक, थर्ड ऑप्शन है अपसारी या फिर लास्ट ऑप्शन है दार्शनिक प्रश्न। अब देखिए इसमें जो कोई करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, अपसारी। एक होता है अभिसारी, एक होता है आपका अपसारी। बाकी काल्पनिक दार्शनिक तो आप जान ही रहे होंगे। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है। अपसारी मतलब होता है जिसका जवाब फिक्स ना हो, और अभिसारी होता है जिसका जवाब फिक्स हो। जैसे अभी आपसे हम पूछ लें भारत की राजधानी क्या है, एक छोटा सा बच्चा उठेगा बोलेगा भारत की राजधानी नई दिल्ली। किसी से पूछो भारत की राजधानी नई दिल्ली, किसी से पूछो भारत की राजधानी नई दिल्ली। अगर आपकी ऐसा पूछे, आपने 10 लोगों से पूछिए भारत की राजधानी क्या है, सब एक ही जवाब रहेगा, किसी का जवाब नहीं बदलेगा नई दिल्ली। लेकिन अगर आप पूछिए कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, दिल्ली की विशेषता बताइए, अब देखिए क्या सबका जवाब सेम होगा? अब नहीं सेम होगा। अब ऐसा पूछ लीजिए भारत की विशेषता बताइए, 10 लोग जवाब देंगे, 10 लोगों का अलग अलग जवाब होगा। यही आपका होता है अपसारी प्रश्न। अपसारी आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है, अभिसारी आपका निगेटिव पॉइंट होता है। जिस ऑप्शन में अपसारी ऑप्शन रहे वह गलत होगा, और जिस ऑप्शन में अपसारी रहे वह ऑप्शन आपका राइट होगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाले सूरमणि की एक वास्तविक कहानी है। किसकी दोस्तों? सूरमणि की एक वास्तविक कहानी है। किसमें? एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा में। यह अभ्यास आदिवासी जीवन और सूरमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें दोस्तों। पहला ऑप्शन कथन दिए गए हैं जनजातीय समुदाय के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह। सेकंड है वनवासियों समुदायों और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध। थर्ड है लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदलती है। लास्ट है जनजातीय आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद। यह कहानी क्यों दिया गया? कक्षा 5 में एक कहानी है सूरमणि के नाम से, एक सूरमणि की वास्तविक कहानी है।
ऐसा क्यों, और झारखंड की है, ऐसी कहानी क्यों दिया गया है? बुक में देने का तात्पर्य क्या है? क्या एग्जामिनर लेखक आपको क्या दिखाना चाहता है कि इससे कहानी देकर? ऑप्शन है कह रहे ए बी सी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी सी डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए सी ओ डी सही है, लास्ट ऑप्शन है बी और सी सही है। इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सी और डी सही है। बी उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध को दिखा रहा है। इसके बाद कह रहे हैं लड़कियों की शिक्षा के कैसे, उनको शिक्षा से दोस्तों कैसे लड़कियों का जीवन बदल सकता है, इसको बता रहा है। जनजातीय आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद को बताता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है? दोस्तों कौन से पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है? पहला है कथन है माउंट कलिमंजरो, सेकंड है दोस्तों फ्यूजियामा, थर्ड है अल्पस पर्वत। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए और सी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी सी, थर्ड ऑप्शन है सी या फिर लास्ट ऑप्शन है ए और बी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ सही है, ए और बी। दोस्तों किससे ज्वालामुखी से मानी जाती है? पहले को और दोस्तों दूसरे को, अल्पस को नहीं माना जाता। ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड राइट है, तो इसलिए ऑप्शन आपका फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए है कौवा पेड़ की सबसे नीची डाली पर घोंसला बनाता है। क्या यह सही है? कौवा सबसे पेड़ की नीची डाली पर घोंसला बनाता है? आपको मैंने जब पक्षियाँ पढ़ा रहे थे वहाँ पे बताए थे ना कि यार कौन सबसे ऊंची डाली पे बनाता है, कौन सबसे नीची डाली पे बनाता है। बीवर पक्षी दो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। इसमें विचार करना है। पहले कह रहे हैं कि ए और बी दोनों सही है, सेकंड है ए और बी दोनों गलत है, थर्ड ऑप्शन है ए और सी, ए सही है परंतु बी गलत है, लास्ट है ए गलत है परंतु बी सही है। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड दोस्तों, ए और दोनों गलत हैं। इसमें जो कौवा होता है वह पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। कौवा और चील दोनों में अंतर हम आपको बता दे रहे हैं। जो कौवा होता है वह पेड़ जो है, जिस पेड़ पे घोंसला बनाता है उस पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। लेकिन चील क्या करता है, उस एरिया के सबसे ऊंचे पेड़ पे सबसे ऊंची डाली पर। दोनों में यही अंतर होता है, एक तो सबसे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर, एक तो पूरा पेड़ ही ऊंचा रहे और उस पेड़ की सबसे ऊंची डाली रहे। अंतर आप जानते रहिए। जो बीवर पक्षी दो पत्तियों को सीकर अपना घोंसला बनाता है, यह गलत है दोस्तों। बीवर पक्षी नहीं बढ़ते, दार्जिलिंग चिड़िया जो होती है वह दो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिकथन ए कारण आर को ध्यान से पढ़ें, सही विकल्प का को चुनें। दोस्तों अभिकथन ए है अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है तभी मृत सागर में वह आसानी से तैर सकता है। कारण आ रहे हैं मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही हो रहा है। ये फिर थर्ड है ए और सी सही है कि व्याख्या नहीं सही है दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन सही है। जो मृत सागर है दोस्तों उसमें जो तैरना नहीं भी जान रहा है वह डूबता नहीं है। रीजन है उसमें जो नमक होता है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मृत सागर में 1 लीटर पानी में, आप सोचिए दोस्तों कि आप 1000 उसमें 1 लीटर पानी में जब आप 1 लीटर पानी में भरेंगे उसमें 300 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम आपके पानी में 300 ग्राम नमक ही निकल जाता है। तो सोचिए जब इतना ज़्यादा नमक पाया जा रहा है आदमी कोई कैसे डूबेगा उसमें? नहीं डूब सकता। यह भी सही है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीक़ों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि। सबसे उपयुक्त कारण है दोस्तों क्या है? प्रयोग को प्रोत्साहित करना, सेकंड है सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना, थर्ड है बच्चों को समूह में कार्य करने के अवसर प्रदान करना, लास्ट है गृह कार्य को प्रोत्साहित करना। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा सेकंड है दोस्तों, सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना।
तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। ऑप्शन कथन पहले कुछ कारण दिए गए हैं, चर्चा, प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण, कला, एकीकृत शिक्षा। अब देखिए, अगर इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन जब भी आए कथन कारक से संबंधित, तो अगर आपको ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है तो अगर उसमें चारों में से कोई एक आप जानते रहेंगे तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं लगभग। ऐसा नहीं कि आप हम कह दें 100%, आप कहें कि 100% कैसे हो सकता है। देखिए, इसमें जो क्षेत्र भ्रमण है यह पॉजिटिव पॉइंट है। कहने का तात्पर्य है अन्वेषण विधि, खोज विधि, इन सबसे तरीके से बच्चा सीखता है, बहुत जल्दी सीखता है। ऑप्शन आपका क्षेत्र भ्रमण जिसमें होगा वह राइट होगा। अब क्षेत्र भ्रमण किस में है, पहले में नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता। बी में है, सी में है, डी में है। अब देखिए, आपके पास एक ऑप्शन कम हो गया। अब कह रहे हैं कि चर्चा करना। अब चर्चा करने की अगर हम सब जो प्रदर्शन है, देखिए रणनीति सबसे अच्छा दर्शाता है जो प्रदर्शन है। अब प्रदर्शन, कोई बच्चा जो कुछ सीखता है, जो बच्चा सीखता है वो प्रदर्शन करने के लिए सीखता है, हम प्रदर्शन करें दोस्तों, ये नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि यह भी आपका गलत हो जाएगा, प्रदर्शन। देखिए, चर्चा कैसा पॉइंट है, बच्चा जब आपस में बात करेगा, समूह में बात करेगा तो वह सीखता है, तो चर्चा आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। अब ए ऑप्शन आपका फर्स्ट में नहीं था तो ये भी आपका कट जाता, बचा कितना, 2 ऑप्शन। इसमें जो कि राइट आंसर होगा बी भी सही नहीं है, बी सही नहीं है तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ए, सी और डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कथन कारक से संबंधित है। कथन फर्स्ट है ईवीएस पाठचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। कथन सेकंड है बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। करें, पहला कथन है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं। सेकंड ऑप्शन है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों असत्य हैं। थर्ड कथन है कथन फर्स्ट सत्य है परंतु कथन सेकंड असत्य है। लास्ट है कथन फर्स्ट असत्य है लेकिन परंतु कथन सेकंड सत्य है। तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा, कथन फर्स्ट सत्य है परंतु कथन सेकंड दोस्तों असत्य है, इसलिए थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं भारत में 7:30 PM पे संध्या के समय को मतलब बता रहे हैं PM उसी दिन 2 PM होगा। कह रहे हैं कि भारत में 7:30 PM है, उसी दिन 2 PM होगा कहाँ पे। अब देखिए, जो भारत का टाइम होता है वह जो ग्रीनविच है वहाँ से टाइम का निर्धारण होता है। ये क्वेश्चन जो बनता है हम उस टाइम जोन से आगे चलते हैं पीछे चलते हैं, हम सब 5.5 घंटा समय का अंतराल आता है, कितना 5.5 घंटे का। तो क्वेश्चन आपके सामने यह है, कमेंट करके बताइए कि हम सब ग्रीनविच के टाइम से आगे हैं कि या पीछे हैं, 5.5 घंटा आगे हैं या पीछे हैं। तो दोस्तों हम सब ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे हैं। तो उसी दिन 2 बजे कहाँ पे बजेगा दोस्तों, लंदन में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, हमने आपको जब थीम वो सिलेबस पढ़ा रहे थे वहाँ पे हमने आपको थीम बताया था ना कि थीम और उप थीम में क्या अंतर होता है। तो हमने आपको वहाँ पे एक चीज़ और भी बताया था कि इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आपके सामने क्वेश्चन हाजिर है, अब इसका जवाब आप बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम कह रहे हैं, कौन सा यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच इंक्वायरी को बढ़ावा देती है। पहला ऑप्शन है छात्रों में प्रबंधन के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। सेकंड है छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहना। थर्ड है छात्रों को पुराने कारों पर डिजिटल प्रस्तुति देने के लिए कहना। लास्ट है आसपास के क्षेत्रों में रुचि के लिए विभिन्न स्थानों के चित्र दिखाना। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसमें सही है ऑप्शन सेकंड,
छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों को यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहना। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं और यह क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक सहपाठी, ट्यूशन जिज्ञासा, रणनीति सहपाठी, पुनर्निरीक्षण। ये उदाहरण है किसके हैं? सहपाठी समूह द्वारा सीखना, सेकंड है रचनात्मक उपागम, थर्ड है उपदेशात्मक उपागम, लास्ट है आगमनात्मक उपागम। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए आपको मैंने बताया था ना कि इसका जो आयोग आंसर माना था ए माना था, ए दिया था। ए का मतलब क्या था? ए का मतलब आपको हमने अभी जस्ट बताया। ए का मतलब होता है या तो आपका फर्स्ट सही है या तो आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। इसमें ए भी सही है, ए भी सही है। तो इसी के साथ यह क्वेश्चन हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।